हाँ तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, सब स्टेशन। ठीक है, मेरा जो है इतने लेक्चर्स चले गए ड्राइंग पे, सब्सक्राइबर जितने थे सेम उतने ही हैं। व्यूअर और लाइक का भी कुछ पता नहीं चलता है, पता नहीं कहाँ व्यूअर सब सो गए हैं, या तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते होंगे, केवल बस देख लेते होंगे। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है बच्चों। अपने साथ साथ आप लोग दूसरे का भी लाभ सोचिए, दूसरे के पास भी वीडियो भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, अब चाहे जैसा आप करें, लेकिन हम तो अब सोच लिए हैं कि भाई ईडीडी पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ठीक है, ईडीडी हम दोनों कंप्लीट करेंगे तो करेंगे, बाकी चीज़ें आपके हाथ में। हम तो पहले ही बता दिए कि आप जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप करिए, आपके हाथ में है। आप शेयर करिए ना करिए, लाइक करिए ना करिए, लेकिन मैं जो है ईडीडी पूरा पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा कि नहीं ये डिसाइड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका ड्राइंग पूरा फुल चलेगा तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए हम सब स्टेशन को लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ड्राइंग के लिए, ईडीडी फर्स्ट एंड ईडीडी सेकेंड। ठीक है, दिस इज़ क्लास फॉर ईडीडी फर्स्ट एंड ईडीडी सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए सब स्टेशन में हमें पढ़ना है, जो मेन सब स्टेशन में पढ़ना है वो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर। सब स्टेशन बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको हमें पढ़ना है ड्राइंग में उसको हम यहाँ पर लाए हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ईडीडी फर्स्ट में 11 KB, 33 KB, 66 KB, 132 KB सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। थर्ड ईयर में भी बनाना था अर्थिंग वाले चैप्टर में, तो कॉमन दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको सब स्टेशन बनाना सिखाऊंगा, आप ज़रूर सीखिएगा। सबसे पहले आते हैं और इस पर विचार करते हैं कि सब स्टेशन क्या होता है, व्हाट इज़ ए सब स्टेशन। ठीक है, अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, यू वांट टू डिफाइन द सब स्टेशन, देन यू कैन डिफाइन लाइक सच एज substation is nothing simply a set of equipments which is used for changing the level of voltage or frequency or energy। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि सब स्टेशन इज नथिंग सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सब स्टेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट का एक सेट है जो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लेवल को चेंज करता है या इनको कंट्रोल करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सब स्टेशन उपकरणों का एक ऐसा महाजाल है जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ आ गए। ठीक है, तो आप एक डिफिनीशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, पावर फैक्टर आ गया, जितनी भी इलेक्ट्रिकल टर्म में यूज करते हैं सब आ गया, तो सब चेंज करता है सब स्टेशन। बात सही है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सब स्टेशन क्या करता है, चेंज करता है। तो कोई भी डिफिनीशन आपको अच्छा लगे आप पुट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सब स्टेशन का डिफिनीशन हो गया। बहुत तरह के सब स्टेशन बुक्स में लिखे हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। जहाँ जो सब स्टेशन यूज होगा भाई उसी का नाम पड़ जाएगा। जैसे जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, देखिए ट्रांसफार्मर अकेले कहीं नहीं लगता, उसके साथ फ्यूज सेट भी लगते हैं, LT, HT फ्यूज सेट भी लगते हैं, सर्किट ब्रेकर भी लगता है, उसमें आइसोलेटर भी लगता है, लाइटनिंग अरेस्टर भी लगता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, अर्थिंग स्विच लगता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगता है, तब जा करके सप्लाई लेने और देने के योग्य होता है ट्रांसफार्मर। तो इन सारी इक्विपमेंट्स का जो आपका सेट होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सब स्टेशन कहते हैं। जनरेटिंग स्टेशन पे जो लगा है जनरेटिंग सब स्टेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा है, जैसे आपके गाँव का जो ट्रांसफार्मर है वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, क्योंकि वो सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। हम अगर HVDC की बात करें तो वहाँ इन्वर्टिंग सब स्टेशन यूज होता है, जो AC को DC में, फिर DC को AC में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि TDP में आपको बताया जा चुका है कि जो सप्लाई AC होती है वो कुछ ही दूरी के लिए फ़ायदा होती है। जितने दूरी के लिए AC फ़ायदा होती है उसको हम ब्रेक इवन डिस्टेंस कहते हैं, लगभग 800 किलोमीटर ओवरहेड देखा जाए तो। ठीक है, अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा नहीं यूज होता है AC का। AC केवल कम ही दूरी के लिए फ़ायदेमंद होती है, और DC लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ़ायदेमंद होती है। DC को अगर कम दूरी पर भेजना हो तो बहुत नुकसान करती है। इसीलिए हम जहाँ पावर बनाते हैं वहाँ AC को DC में कन्वर्ट करके पहले ट्रांसमिट कर देते हैं, और जहाँ हमें उसको रिसीव करना होता है वहाँ एक इन्वर्टिंग सब स्टेशन लगाते हैं जो इस DC को AC में बदल के पुनः ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है सारी कहानी आप TDP में पढ़ेंगे। सिंपली आप जान लीजिए कि DC में आपका चार्जिंग करंट भी 0 लगभग हो जाता है, और आपका कोरोना लॉस भी बहुत कम हो जाता है, स्किन इफेक्ट 0 हो जाता है,
बहुत सारे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम हो जाते हैं, रेसिस्टेंस आर हो जाता है जो पहले एसी में जेड हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लॉसेस हैं जो कम हो जाते हैं, इसीलिए डीसी में मैक्सिमम पावर मिलता है आउटपुट पर, इसलिए डीसी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ जो सब स्टेशन आप यूज करेंगे उसी के अनुसार उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूविंग जहाँ हम यूज कर रहे हैं उसको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन कर देंगे। ये सारी चीज़ें किताब में दी हुई, आप उनको पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेसिकली हमें जो पढ़ना है दैट इज़ बिफोर यू, ये आपके सामने है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सब स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर, संरचना के आधार पर जो सब स्टेशन हैं वो दो प्रकार के होते हैं कि इंडोर टाइप होता है, एक आउटडोर टाइप होता है। देखिए इंडोर टाइप में क्या होता है, एक भवन के अंदर ही आपके पैनल्स लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जब एक भवन के अंदर लगेंगे सारे सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोर टाइप सब स्टेशन कहेंगे। और उसका जो रेंज होता है 33 kV होता है। इंडोर टाइप सब स्टेशन का रेंज क्या होता है बेटा, 33 kV होता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब आउटडोर हम बनाना चाह रहे हैं लेकिन बहुत पॉपुलेशन वहाँ पॉपुलेटेड एरिया कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो आप ये आउटडोर ऐसे नहीं बना सकते। तो हम इस 33 kV को 66 kV तक बढ़ा देते हैं, यानी कि 66 kV तक हम सब स्टेशन को इंडोर मतलब घर के अंदर बना लेते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो 33 से एक्सपेंडेबल होकर 66 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका इंडोर सब स्टेशन नहीं हो सकता। आप 66 kV के ऊपर यानी 33 kV से ही ऊपर, वो तो एक टर्म है, कंडीशन है भाई, पोल्यूशन ज़्यादा है तभी 66 kV इंडोर होगा, नहीं तो 66 kV का जो क्षमता है 33 kV ही होता है। 33 kV के ऊपर आउटडोर सब स्टेशन बनते हैं। आउटडोर में आपका क्या होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड आप जानते हैं, पोल के ऊपर जब ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये दो प्रकार का होता है, एक 2 पोल या H पोल माउंटेड सब स्टेशन, दूसरा होता है 4 पोल माउंटेड सब स्टेशन। जब आपका ट्रांसफार्मर 100 kVA के अंदर रहेगा उसको हम पोल पे ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 kVA का से कम के ट्रांसफार्मर को हम किस में रख देते हैं, पोल पे ही रख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर 100 kVA से 300 kVA के बीच में है तो उसको 4 पोल लगा करके हम रखते हैं। कितना पोल लगा के रखते हैं, 4 पोल लगा कर रखते हैं। अगर ट्रांसफार्मर कहाँ से कहाँ तक है, 100 kVA से 300 kVA के बीच में है तो 4 पोल लगा कर हम रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोल माउंटेड सब स्टेशन। उसके बाद फाउंडेशन माउंटेड। क्या होता है फाउंडेशन माउंटेड, जब आप एक प्लिंथ बनाकर, जिसको चबूतरा कहते हैं या फाउंडेशन कहते हैं, जब फाउंडेशन बनाकर उस पर ट्रांसफार्मर रखते हैं तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। और वहाँ फाउंडेशन बनाने की कब आवश्यकता होती है, जो ट्रांसफार्मर आप पुट कर रहे हैं उसकी जो साइज़ होनी चाहिए 300 kVA से अगर ज़्यादा है तब आप फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका सब स्टेशन का टाइप्स जो आपको पढ़ना है। अब इनका आप बनाएंगे, ड्राइंग बनाना है, इनका चित्र बनाना है, हम इनको समझाएंगे। सब स्टेशन कैसे बनाया जाता है, सब स्टेशन पर क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक सब स्टेशन अगर आप सीख लिए बनाना तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी सब स्टेशन है सब आप बनाएंगे, वो भी आँख मूंद के बनाएंगे। तो अभी आप देखिए, बिना कुछ देखे कैसे सब स्टेशन बनाया जाता है, इसको देखिए, फिर आपको आगे का खुद क्लियर हो जाएगा, हमें कुछ नहीं बताना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, तो बच्चों देखिए, ये इंडोर सब स्टेशन है, इसका भी हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ चूँकि बन नहीं पाएगा तो हम इसको अलग से भी सब मिटा करके हम बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए, इस घर के भवन के अंदर ही ट्रांसफार्मर चैम्बर है, 2 ट्रांसफार्मर चैम्बर है, फिर नीचे इधर क्या है, सारे पैनल्स लगाए हैं, एक LT पैनल्स, एक HT पैनल्स के, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स हैं। LT और HT पैनल्स का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी साइड होता है जहाँ 11,000 वोल्ट की सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं HT साइड। जो लोड का साइड होता है जिसमें 440/220 वोल्ट सप्लाई होती है उसको बोलते हैं LT साइड। तो जो LT साइड में जो कुछ भी लगा है उसको LT पैनल में हम दिखाते हैं, और HT साइड में जो कुछ भी यूज किए हैं उसको हम कहाँ दिखाते हैं, LT पैनल में यूज करते हैं। जो लो वोल्टेज साइड में है
वो LT पैनल है, जो हाई वोल्टेज साइड में है वो HT पैनल है। ठीक है, तो इनको हम एक घर के भवन के अंदर ही हम इसको दिखाए हुए हैं। OCB का मतलब आयल सर्किट ब्रेकर और BS का मतलब बस बार सिस्टम। ठीक है, BS का मतलब बस बार सिस्टम, OCB का मतलब आयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अगर और साफ फिगर इसका चाहते हैं तो बुक से इसको बना लीजिएगा। इंडोर का बस इतना ही मतलब घर के अंदर होता है। अब देखिए 11 kV सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन का कैसे आप फिगर बनाएंगे। ठीक है, बनाने का तरीका हम बता देते हैं, फिर आपको ये मालूम चल जाएगा कि सब स्टेशन पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पोल माउंटेड, फाउंडेशन माउंटेड सब हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हम फिगर बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आप सब बना लेंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम हियर बिकॉज आई एम हैंडलिंग ड्राइंग, क्योंकि मैं ड्राइंग को हैंडल कर रहा हूँ। ये नहीं मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ। ठीक है, ड्राइंग को मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो मन से पूरा हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको समझ में ज़रूर आएगा, ये हम भरोसा है, आशा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे 11 kV का सिंगल लाइन डायग्राम आप कैसे बनवाएंगे। ठीक है ना, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इंडोर सब स्टेशन, इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो बड़े सब स्टेशन से सप्लाई आती है 11 kV की, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर आकाशीय बिजली सब स्टेशन में घुसे उससे पहले ही ज़मीन में डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि बाबू 80 लाख एम्पियर करंट अगर सब स्टेशन में घुस गई ना तो कोई भी इक्विपमेंट्स बचेगा नहीं, चाहे वो कोई सर्किट ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो, ये कुछ नहीं बचा पाएगा। सर्किट सब कुछ फूक जाएगा। कोई चीज़ सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप करके सुरक्षा देता है ना, ये अपने आप खुद फूक जाएगा। इससे क्या प्रोटेक्शन देगा, ये अपने आप में खुद फूक जाएगा, क्योंकि इनकी भी एक रेंज है, एक सीमा है, एक क्षमता है। तो अगर उस सीमा से ज़्यादा सप्लाई ही इनको मिलेगा तो ये अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, सर्किट को क्या बचाएंगे। तो सब कुछ फूक जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, करोड़ों के हानि हो जाएगा सरकार की। इसलिए सबसे सब स्टेशन के शुरुआती में हम लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बीच में लगाने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि हमको शुरुआत में बचाना है। ठीक है, इससे शुरुआत में इसको लगा दिया। उसके बाद हम लगाते हैं बेटा क्या, आइसोलेटर। ये क्या है आपका, आइसोलेटर। इसका यूज़ क्या करते हैं, देखिए जब लाइन नो लोड पे हो, यानी कि सब स्टेशन में कोई करंट नो फ्लो हो रही हो, उस समय किसी पर्टिकुलर ब्रांच को ऑन या ऑफ करने के लिए आइसोलेटर का यूज करते हैं। आइसोलेट जैसे इस नाम से ही क्लियर है, आइसोलेट का मतलब अलग करना, सर्किट को अलग करते हैं नो लोड पे किसी पर्टिकुलर ब्रांच को। तो स्विच तो हम लगाएंगे ही, मान लीजिए घर में आप वायरिंग कर रहे हैं तो ऑन ऑफ करने के लिए स्विच सबसे पहले लगाते हैं ना, तो वही चीज़ है कि ऑन ऑफ करने के लिए सबसे पहले आइसोलेटर लगेगा। अरे आप पावर वायरिंग पढ़े, इंटरनल वायरिंग पढ़े, उसमें फिगर अब बनाए तो सबसे पहले मेन स्विच देखे थे ना, वैसे हमने मेन स्विच लगा दिया। ये प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया, मेन स्विच हो गया। इसके बाद हम CB लगाते हैं, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। इसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर के बाद हम फिर एक आइसोलेटर लगाते हैं। उसके बाद हमारा ये आपका बस बार हो जाता है। क्या हो जाता है, बस बार हो जाता है। क्यों हमने 2 बार लगाया, ध्यान दीजिए। CB क्या करता है, सर्किट ब्रेकर, ये चाहे लोड का कंडीशन हो, चाहे नो लोड का कंडीशन हो, चाहे फॉल्टी कंडीशन हो, ये ऑटोमेटिक भी सर्किट को ऑफ करता है और मैनुअली भी करता है, दोनों कंडीशन में कर सकता है। ठीक है, मैनुअली आप सर्किट को ऑफ भी करा सकते हैं, ऑटोमेटिक भी करता है। लेकिन आइसोलेटर केवल मैनुअली होता है, वो ऑटोमेटिक सर्किट को ऑफ नहीं करेगा। भाई स्विच है, स्विच को जब ऑफ करेंगे तभी ऑफ होगा, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, स्विच को तो आप जानते ही होंगे, जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तभी ऑफ होगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर जो हम लगाते हैं वो जनरली ऑटोमेटिक ऑफ के लिए ही लगाते हैं। सर्किट ब्रेकर के साथ रिले होता है। जब रिले सेंस करता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो गया है, रिले सेंस करता है, अनुभव करता है
कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया, उसके बाद तुरंत सर्किट ब्रेकर को क्या कर देता है, सिग्नल दे देता है और सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप कर देती है। वह एक पर्टिकुलर आपकी आवश्यकता के अनुसार के ब्रांच को सर्किट से अलग नहीं करती है, बहुत ब्रांच को अलग कर देती है, उसका एरिया रेंज बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम आइसोलेटर का यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांच को हम अलग कर सकें। ठीक है, सर्किट ब्रेकर भी कर सकता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर बहुत सारे एरिया को अलग करेगा। तो क्या फ़ायदा है, मान लीजिए आपको किसी ब्रांच में कोई फॉल्ट है, आप उसी ब्रांच को ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप आइसोलेटर से कर लेंगे, लेकिन सर्किट ब्रेकर से नहीं कर पाएंगे। वो पूरे एरिया को वो ऑफ कर देगा, पूरे एरिया को ऑफ कर देगा तो फिर सारा सब स्टेशन बंद हो जाएगा। इसलिए आइसोलेटर यूज़ करते हैं, जो पर्टिकुलर ब्रांच को क्या करता है, आइसोलेट कर देता है। किस कंडीशन पे, नो लोड के कंडीशन पे। ठीक है, तो हमने आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर क्यों लगाया, कहीं किसी ब्रांच में सप्लाई अगर आ रही है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सप्लाई जब यहीं से ऑफ कर दिया तो नीचे आएगी ही नहीं, सीधी सी बात है। तो इस आइसोलेटर को आप लगाएं या ना लगाएं, इसका कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन ये नियम में है कि सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर लगाया जाता है। ठीक है, क्यों लगाया जाता है मैंने आपको बता दिया। सीबी का काम क्या है ये मैंने बता दिया। मान लीजिए सीबी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं सीबी को, ठीक है, तो हम दोनों हमने लगा दिया, कोई चार्जिंग करंट इसमें फ्लो ना हो पाए। मेंटेनेंस इसका कर रहे हैं तो लाइव को ऑफ करना ही पड़ेगा, ऊपर भी ऑफ कर दिया, नीचे से भी ऑफ कर दिया, मेंटेनेंस किया फिर ऑन कर दिया। ये मैनुअली ही स्विच है, आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या लगाएंगे, एक सीटी लगाएंगे। सीटी क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। सीटी करंट को कैसे मेजर करता है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपका सीटी आपने लाइन में लगा दिया, ये लाइन है, तो जो लाइन होता है बेटा ये प्राइमरी का काम करता है, प्राइमरी वाइंडिंग का, और जो अपने इस पर लपेटा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। मान लीजिए सीटी का जो रेशियो है 5000:1 है, और आपने इस सीटी में क्या कर लगाया है, 5 एम्पियर रेंज का आपने क्या लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया जो 0 से 5 एम्पियर तक है। ठीक है ना, रेंज 5 एम्पियर तक है। अब 5000:1 का आपने सीटी लगाया है, तो आपको ये I1 नहीं मालूम है, लेकिन जब इसको सर्किट में आप लगाएंगे तो ये ज़रूर डिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए 4 एम्पियर पे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये 4 एम्पियर क्या हो गया आपका, I2 हो गया। ठीक, I2 4 एम्पियर हो गया। तो K बराबर आपने पढ़ा है क्या, I1/I2। तो K कितना है, 5000, ठीक है, I1 कितना है आपको नहीं मालूम है, I2 कितना है 4 एम्पियर है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 किलो एम्पियर। तो ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में बहने वाली धारा। इस तरह से करंट ट्रांसफार्मर से आप करंट आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए हर ब्रांच में सीटी आप जरूर लगाइएगा, तभी आप करंट निकाल पाएंगे। पीटी क्यों नहीं लगाते हैं, ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं 11 kV की सप्लाई आ रही है, इसलिए पीटी लगा के नापने की कोई ज़रूरत नहीं होती है लगभग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको हम रिमूव करते हैं। तो वैसे ही सीटी रेशियो से मैक्सिमम करंट आसानी से केवल 5 एम्पियर के अमीटर से नाप सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है करंट ट्रांसफार्मर अमीटर के रेंज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसी तरह से जिस तरह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज के रेंज को बढ़ा देता है। ठीक है, रहेगा तो 5 है, लेकिन माप रहा 20,000 एम्पियर, सोच लो। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। भर आती है। अब यहाँ हमने क्या करेंगे, सीटी आपने लगा दिया। अभी जितना सामान आपने लगाया है ना, अब हर ब्रांच में इसको बस बार कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम कनेक्शन निकालना है। क्यों निकालना है, अब ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका खेत है, उसमें आपको सिंचाई करनी है, आपका भी खेत है, आपके भाई साहब का भी खेत है, आपके पड़ोसी का भी खेत है, आपके अगल बगल लोगों का खेत है, तो आप सरकार से कहेंगे कि हमारे खेत में स्पेशल पानी दीजिए। हर आदमी अगर कहे कि भाई हमारे खेत में आप स्पेशल पानी दीजिए, तो सरकार हर के लिए नाली खुदवाना शुरू कर देगी। तब तो खुदवा चुकी, कई साल कई हज़ार साल लग जाएगा उसको नलिए खुदवाने के लिए सबके खेत में। इसलिए उसने एक नहर बनाया, नहर में क्या कर दिया, पानी एक बार खोल दिया, उसमें आप नाला बना के सप्लाई लेते रहिए। ठीक उसी प्रकार क्या किया गया है, यहाँ से इनकमिंग से किसी बड़े सब स्टेशन से 11 kV की सप्लाई एक बस बार पे, एक नहर जैसा बस बार पर दे दिया गया। अब यहाँ से आप मैक्सिमम सब बना लीजिए, जितना चाहें उतना कनेक्ट, जितना चाहें उतना ब्रांच निकालिए, उस ब्रांच को चारों तरफ भेजिए अपने एरिया के अनुसार। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो आपको क्या लगाना होगा, आइसोलेटर तो आपको लगाना ही होगा। यहाँ आइसोलेटर लगा दिया, आइसोलेटर के बाद सीबी लगा दिया, ठीक है, सीबी के बाद अपने सीटी लगा दिया। ठीक है, अब चूंकि आपको ट्रांसफार्मर लगाना है, तो ट्रांसफार्मर चूंकि बड़ा कास्टली होता है, इसलिए यहाँ एक हमने और एल लगा दिया।
यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया। ठीक है, इस ब्रांच में इतनी सारी चीज़ें लगा दिया। अब इसको नीचे कर दीजिए, चाहे तो यहाँ भी नीचे भी आइसोलेटर और सीटी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, हमने एक ब्रांच में यूज कर दिया तो कर दिया। ठीक है, यहाँ फिर आइसोलेटर लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, फिर यहाँ पे हमने सीबी लगा दिया, यहाँ पे हम फिर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो एक आइसोलेटर भी लगा दिया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया ये। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कौन सा ट्रांसफार्मर है, 11/0.4 kV का ट्रांसफार्मर है। फिर नीचे आप ले जाएंगे। ठीक है, इनको आप नीचे चाहें तो एक और सीटी और आइसोलेटर लगा सकते हैं। ठीक है, या सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर जो चाहें वो लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाइए क्योंकि एक ब्रांच में लग चुका है। ये हो गया बस कपलर, दोनों को अपने कंबाइन कर दिया। तो 2 फीडर आप यहाँ से लगा दीजिए, सीटी और सर्किट ब्रेकर लगा करके, सीटी सर्किट ब्रेकर लगा के 2 फीडर यहाँ से, और फिर सर्किट ब्रेकर और सीटी लगा करके 2 फीडर यहाँ से, सर्किट ब्रेकर और सीटी लगा के 2 फीडर यहाँ से आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका 11 kV का इंडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि कैसे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, कैसे आप यूज करते हैं, क्या किसका क्या काम है, एक सब स्टेशन पे क्या क्या लगा होता है। जब इसको बनाएंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने सब आपको बता दिया। लाइटनिंग अरेस्टर प्रोटेक्शन करेगा, सीटी करंट नापेगा, सर्किट ब्रेकर फॉल्ट होने पर सर्किट को ब्रेक करेगा, आइसोलेटर आपके आवश्यकता अनुसार इस ब्रांच में करंट फ्लो हो कि ना हो, या स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। तो इस तरह से दूसरा ब्रांच, ऐसे 33 kV 66 kV यही सारे सामान लगाना, बस ब्रांच इसमें बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप आशा करते हैं आप बहुत आसानी से आप कितना हो केवी का सब स्टेशन आपसे पूछा जाए आप आसानी से बना लेंगे। हमने इंडोर टाइप सब स्टेशन बता दिया है। अब इसी तरह से आप फाउंडेशन माउंटेड बना लेंगे, उसको हम भेज देंगे। पोल माउंटेड सब स्टेशन हम आपको समझाने जा रहे हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, TPMO फ्यूज सेट वगैरह, उन सबको हम समझाएंगे क्या इनका यूज होता है, क्यों लगाया जाता है, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा पोल माउंटेड सब स्टेशन पे। उसके बाद पोल माउंटेड सब स्टेशन आपका क्या हो जाएगा, फाइनली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में ज़रूर आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इजीली हियर। हाँ, तो बच्चों देखिए पोल माउंटेड सब स्टेशन को आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है। ये पोल पे ही आपका ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या लगे हुए हैं इनके बारे में बताते हैं, ऊपर से लिखते चले आते हैं। सामान का सूची भी आपको बनाना रहता है, इसलिए ऊपर से आप लिखते चले आइए। क्या लिखा हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर। सबसे पहले देखिए इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, लाइन से होता है कि अगर आकाशीय बिजली इस पर प्रभाव पड़ा है तो क्या करें, इसको ज़मीन में ले जाके डाइवर्ट कर दें। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर सबसे ऊपर। इसके बाद डिस्क क्लैंप में डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ है, चूँकि 33 kV का है तो 3 लगा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका, क्योंकि कोई भी तार इसके लोहे से MS चैनल से टच ना हो पाए। इसके बाद पिन इंसुलेटर लगा हुआ है 6 ठो, और कनेक्शन को इसी पिन इंसुलेटर की हुई यहाँ फ्यूज सेट में दे दिया गया है। पिन इंसुलेटर से होती है फ्यूज सेट में। आप कहेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या है, हम डायरेक्ट क्यों ना दे दें यहाँ पे। मान लीजिए कि कोई तार अगर सट जाए लोहे से, तो आप क्या करेंगे, हवा से ही सट जाए, किसी कारण से सट जाए तो लोहे में करंट यानी पूरी लाइन में करंट आ जाएगी। इसलिए इंसुलेटर से होकर फ्यूज सेट को देते हैं, और फिर फ्यूज सेट से सप्लाई ट्रांसफार्मर को यहाँ पे मिलती है यहाँ पे। ठीक है, कलर यूज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फ्यूज सेट है, HT साइड का 11,000 वोल्ट साइड का HT सेट साइड का ये फ्यूज सेट है। ठीक है, यहाँ से आपका ICTPL स्विच में, क्योंकि तीनों फेज है, क्या है, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड विथ न्यूट्रल है, साथ ही न्यूट्रल है। ये क्या है, ये आपका लास्ट वाला ये न्यूट्रल है, बाकी तीनों ये फेज हैं। ठीक है, कंज्यूमर को जाता है ये नेम प्लेट है 11,000 वोल्ट का, जिसमें आपका कॉशन प्लेट भी कहते हैं। इसमें आपका डेंजर लिखा होता है जो बताता है कि इसको छूना मना है। ठीक है, इसके बाद एक TPMO है आपका, ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये आपका क्या है, TPMO, इसको बोलते हैं ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड स्विच। यहाँ हमने बता ही दिया कि ये आपका HT साइड है,
पिन इंसुलेटर से हुए, हमने कहाँ दिया, HT फ्यूज सेट को दे दिया सप्लाई, और फिर फ्यूज सेट से ट्रांसफार्मर के तीनों टर्मिनल पे आ गया है। ठीक है, तो हमने इसका यूज क्यों किया है, क्योंकि कोई तार इसके किसी लोहे से टच में ना आवे। ठीक है, इसलिए हमने पिन इंसुलेटर का यूज किया है। ठीक है, बाकी चीज़ें ऊपर से हमने बता ही दिया आपको। यहाँ 2 अर्थिंग किए हैं, ये साइड आपका HT है, नीचे वाला LT है, चूँकि इसमें न्यूट्रल भी है इसलिए IC TPN स्विच कहेंगे इसको। फिर इसको हम कासन प्लेट कहेंगे, तो क्लियर ही है। लाइटनिंग अरेस्टर हमने बता ही दिया। और ये TPMO है। मान लीजिए कि हमें ट्रांसफार्मर पर कोई वर्क करना, सप्लाई को कट ऑफ करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, उठा के ऊपर कर देंगे। तो ये जो कनेक्शन है, इसका जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सप्लाई नीचे आना बंद हो जाएगी। और जब हम ट्रांसफार्मर को ठीक कर लेंगे या मेंटेनेंस वर्क पूरा हो जाएगा, तो फिर हैंडल को नीचे कर देंगे, कनेक्शन आके सट जाएगी और सप्लाई पास होने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार TPMO नथिंग सिंपली ये स्विच, एक मैकेनिकल स्विच का काम करता है, जिसको ऑन ऑफ करके सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो लगभग सारे टर्म इसमें जो हमने ज़रूरी समझा था सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 2 जगह स्टे भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेसिंग भी लगी होती है, ब्रेसिंग इसको कहते हैं। मान लीजिए H पोल है, इसको ब्रेसिंग भी कहते हैं, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको लिस्ट अगर बनाना है सामान का, तो क्या क्या बनाएंगे बताइए। 2 पोल लग गया, ठीक है, अर्थिंग हो गई, 2 स्टे हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, डिस्क इंसुलेटर हो गया, डिस्क इंसुलेटर क्लैंप हो गया, पिन इंसुलेटर हो गया, फिर आपका HT साइड फ्यूज सेट हो गया, LT साइड फ्यूज सेट हो गया। ठीक है, TPMO हो गया। ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, डायग्राम पे बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग शीट पे इन सारी बातों को आपको बनाना है और इनको समझना है, इनका लिस्ट बनाना है। ठीक, जो भी सामान लगे हुए हैं इनका आप लिस्ट आप बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम आशा करते हैं आपको ये सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ देता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मटेरियल का कास्ट तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। सब स्टेशन पे जब मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा तो ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्योंकि और भी जितनी भी चीज़ें हैं आप आसानी से उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें स्ट्रांग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये ड्राइंग आपका क्या मतलब, ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करने का कार्य करिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए, ये आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है। ठीक है, 11 kV हो गया सप्लाई, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, LT फ्यूज सेट हो गया, HT फ्यूज सेट हो गया। ये तो ट्रांसफार्मर के पहले लगा था, ये LT फ्यूज सेट हो गया न्यूट्रल के साथ। ये है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आप बनाए हैं उसको सिंगल लाइन में आपने दिखा दिया बस। लाइटनिंग अरेस्टर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, उसके बाद ट्रांसफार्मर, फिर आपका फ्यूज सेट, HT और LT। ठीक है, इसको कह सकते हैं क्या, ये फीडर, इसको कह सकते हैं LT फ्यूज सेट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, HT फ्यूज सेट। ऐसे पूरे का नाम आप लिख दीजिए, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है। मैं PDF में इसको मैंने भेज दिया है, आपके पास चला गया है PDF में, कि 11 kV सिरोपरी लाइन से 10 मीटर की दूरी स्थित भवन के बाहर उपकेंद्र स्थापित करना है। उपकेंद्र पर 200 kVA 11/0.4 kV 5 फेज ट्रांसफार्मर लगे हैं। 3 फेज होना चाहिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर लगे हैं। उपकेंद्र का एक रेखीय चित्र बनाते हुए कुल लागत का आकलन करिए। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम आप बना ही लेंगे 11 kV का। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9.3 है। ठीक है,
एक इसके पहले वाला एग्जांपल देखिए, जस्ट इसके पहले वाला 9.2 वाला। एक फैक्ट्री को विद्युत सप्लाई देने के लिए 50 मीटर दूर स्थित निवर्तमान 11 kV सिरोपरी लाइन से फैक्ट्री के लिए इतना सप्लाई 3 फेज पोल प्राप्य उपकेंद्र स्थापित करने हेतु संस्थापन की लागत ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन उदाहरण 9.2 है, इसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, ये धारा कैसे हम निकाल रहे हैं, एसटी साइड की धारा और एलटी साइड की धारा हमें कैसे मालूम चल रही है, हम देखते हैं। ठीक है, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो इनपुट से 11/0.4 है, 11/0.4 KVA आपका कौन सा है, ट्रांसफार्मर का KVA 50 KVA। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके PDF में, हाँ तो बच्चों देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप एसटी साइड का करंट निकाल लीजिए, एलटी साइड का करंट निकाल लीजिए, बस जो आप कह रहा है संस्थापन की लागत ज्ञात करिए, जो लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है बस आप इतना जानते ही हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन में कितना लगता है, क्या क्या लगता है, पूरा आप लिस्ट बना दीजिए। अभी पोल माउंटेड सब स्टेशन का पूरा मैंने मटेरियल बनाया ही है, उसका लिस्ट बना दीजिए, बस हो गया। एलटी साइड का करंट देखिए। ठीक है, तो पावर का फार्मूला आप जानते हैं, P बराबर क्या होता है, √3 V/I। ठीक है, ये आपका पावर का फार्मूला है। लाइन वोल्टेज लाइन करंट ले रहे हैं तो ठीक है, पावर फैक्टर लोड का होता है, लोड कंसिडर नहीं है, यूनिटी मान ले रहे हैं। तो यहाँ से करंट हम कैसे निकालेंगे, I बराबर P/√3 V। पावर कितना है आपका 50 kVA, तो 50 × 1000 कर दीजिए √3। HT साइड का वोल्टेज कितना है आपका है 11 kV, 11 कर दीजिए 2.63 एम्पियर के लगभग में आएगा। यह आपका IHT हो गया। ILT, LT साइड का निकालना, फिर पावर आप ऊपर रखेंगे, अब फिर आप नीचे LT साइड का वोल्टेज लिख देंगे। LT साइड का वोल्टेज क्या है 0.4, ये आपका 72 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा। तो आपने करंट निकाल दिया। ये क्यों निकाला, तार की साइज निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद जितना भी एच टाइप पोल पे जितना भी मटेरियल्स लगते हैं सबका लिस्ट बना दीजिए, PDF में आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस प्रकार से सब स्टेशन लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम प्रयास करेंगे, अब सेपरेट बनाएंगे, EDD फर्स्ट का अलग, EDD सेकेंड का अलग, बस कुछ ही चैप्टर सब बचे हैं, दोनों को हम कवर कर देंगे। आप जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए।